बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। शेख हसीना शुक्रवार को ही भारत पहुंच गई थी। भारत आने के बाद उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंची हैं। बता दें कि इस दौरान शेख हसीना का रेड कारपेट पर वेलकम किया गया। इसके बाद शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग ने पेपर लीक को रोकने के मकसद से बनाए गए इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है और अब इस तरह का मामला पाए जाने पर 10 साल तक की सजा दी जाएगी और इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखिए, कानून लागू कर दिया गया है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली से संवाददाता अमृत तिवारी का। अमृत, स्टूडेंट्स जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, जिस कानून का इंतजार कर रहे थे, वो कानून अब लागू कर दिया गया है और अब इस तरह के मामले पाए जाने पर सजा भी होगी और जुर्माना भी लगेगा। जी ऋतु, जैसे ही नीट यूजी का बवाल शुरू हुआ था तभी से ये डिमांड थी कि जो कानून फरवरी में बना था, अधिवेशन के रूप में पारित हुआ संसद से, उसे लागू क्यों नहीं किया जाता। और अब 21 जुलाई से अब इसे प्रभावी ढंग से लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति का इस पर साइन हो चुका है। अब मान के चले कि इसमें 2 क्लॉज जो है काफ़ी अहम है। पहला ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ करता है तो उसे मिनिमम 3 साल की सजा दी जाएगी और इसे बढ़ा के 5 साल भी किया जा सकता है। और इसमें जो जुर्माने का प्रावधान है वो 10 साल का है। इसके अलावा अगर कोई संगठित रूप से कोई गिरोह काम करता है और वो पेपर लीक करता है, उसके साथ संस्थाएं शामिल हैं, तो उसे जो है अधिकतम 10 साल की सजा दी जा सकती है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई जुर्माने की राशि नहीं चुकाता है तो उसकी जो निजी संपत्ति है उसे भी कुर्क किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जब यह कानून प्रभावी ढंग से लागू हो चुका है तो जाहिर तौर पे जो भविष्य को लेकर के आशंकाएं रही हैं उस पे जरूर ये माना जाना चाहिए छात्रों के भविष्य को लेकर के कि उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है कि जब इतने प्रभावी और कड़ा कानून जब लागू हो गया है तो जरूर कहीं ना कहीं जो माफिया है, नकल माफिया है, पेपर लीक कराने वाले जो गिरोह हैं, उनके ऊपर नकेल कसेगी और सरकार जो है प्रभावी रूप से काम करेगी। इसमें एक और खास बात है कि इसमें जो जिले के डीएसपी होते हैं या फिर एसपी होंगे, वो इस पूरे मामले में जांच को इनिशिएट कर सकते हैं। अभी तक कानून में अधिकारियों के जो निचले स्तर पे थे, हाथ बंधे हुए थे, अब यह हो चुका है कि वो खुद को इनिशिएट कर लेंगे और कोई भी लीक प्रक्रिया में अपनी जांच आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार जो है तुरंत इसमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी को इन्वॉल्व कर सकती है और जांच प्रक्रिया को इस मामले में आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल, जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अमृत, ये कदम बेहद जरूरी भी था क्योंकि स्टूडेंट जो कि सालों मेहनत करते हैं और फिर एग्जाम में पेपर लीक हो जाना, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पर पानी तो फिरता ही है। और अब इस कानून के लागू होने के बाद परीक्षाओं में पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। अमृत, बिल्कुल पारदर्शिता की जो है कहा जा सकता है गुंजाइश बनी रहती है क्योंकि एक समृद्ध लोकतंत्र में एक कड़े कानून का बड़ा ही विशेष स्थान होता है। और यही नजरिया जो है अभी तक की सरकारों ने भी रखा था। चूंकि पेपर लीक का ऐसा मसला था कि हर साल जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे, एनटीए जो है हर जगह पे अपनी जवाबदेही को लेकर के फेलियर अपने आप को साबित कर रहा था। ऐसे अगर मद्देनजर में देखा जाए तो ये जो कानून है कहीं ना कहीं राहत की जो है एक उम्मीद की किरण जो है कह सकते हैं कि जरूर दिखाएगा। अब बात यह है कि इस कानून के आने के पीछे की घटनाओं का क्या होगा जो अभी तक चल रहे थे। देखिए, वो तो यथास्थिति है, वो तो बनी ही रहेगी, वो लड़ाई है वो तो जारी ही रहेगी छात्रों की। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 8 तारीख को सारे केस लिस्टेड हैं, अधिसूचित किए गए हैं। तो अब मान के चले कि उस मामले में अलग तरीके से उसका एक तरह से निपटारा होगा, लेकिन न्याय के दृष्टिकोण से जो मांग चल रही थी, जो आशंकाएं थी, वो आशंकाएं कहीं ना कहीं छात्रों को लेकर
लेकर के थी, वो सरकार ने उसे एड्रेस करने की कोशिश की है, खत्म करने की कोशिश बिल्कुल की है। खत्म करने की कोशिश की है। और अब देखना होगा अमृत, इस कानून के आने के बाद क्या कुछ फायदे मिलते हैं। फिलहाल शुक्रिया अमृत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कानून देश भर में लागू हो गया। और इधर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। राजभवन में सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल में खाली पदों को लेकर चर्चा हो सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मंत्री के अभी 2 पद खाली हैं। मॉनसून सत्र की अधिसूचना को लेकर भी चर्चा संभव है। तो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से विष्णुदेव साय की होगी मुलाकात। और कितनी खास से मुलाकात होगी, इस पर भी हम जानकारी लेंगे। क्या कुछ चर्चाएं होंगी, सीधे जानकारी के लिए रुक करेंगे। रायपुर से संवाददाता अनमोल तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। अनमोल, राज्यपाल से मुख्यमंत्री मुलाकात करने पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ चर्चाएं इस मुलाकात में संभव है? अनमोल। बिल्कुल ऋतु, देखिए मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में राजभवन पहुंच जाएंगे और वो राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करेंगे और काफ़ी अहम माना जा रहा है ये मुलाकात। देखिए, मैं इस वक्त जो है राजभवन के सामने ही खड़ा हूं और आपको तस्वीर दिखा देता हूं कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री के आने से पहले जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको बढ़ा दिया गया है। पुलिस बल के जवान यहाँ तैनात है, उनके साथ ही जो है सीएम सिक्योरिटी के जो स्पेशल गार्ड होते हैं वो भी हैं। तो इस तरीके से अब बस कुछ ही देर का इंतज़ार है जब सीएम विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचेंगे। और इस जो मीटिंग है राज्यपाल के साथ, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि देखिए इस वक्त 2 मंत्री पद जो है वो रिक्त है, उस पर सबकी निगाहें हैं। क्या आज राज्यपाल के साथ मुलाकात के बाद जब सीएम बाहर आएंगे तो क्या कुछ बड़ी खबर आने वाली है, इस पर भी संशय बना हुआ है। क्योंकि लगातार चर्चा है, बृजमोहन अग्रवाल ने जब से इस्तीफा दिया है तो 2 पद अब जो है छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में रिक्त है। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है बहुत जल्द ही ये 2 नामों का ऐलान कर सकती है और हो सकता है कि इनका बहुत जल्दी शपथ ग्रहण भी हो जाए। तो हो सकता है कि आज जब मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, तो कुछ इस पर चर्चा बन जाए। इसके साथ ही जो मानसून सत्र होने वाला है छत्तीसगढ़ विधानसभा का, उस पर भी चर्चा संभव है। बिल्कुल, मानसून सत्र पर भी संभव है चर्चा। और इसके साथ ही अनमोल, मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा संभव है, ये भी जानकारी दीजिएगा। कितनी देर बाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? जी अब बिल्कुल ऋतु, आप तस्वीरों में देखिए कि मुख्यमंत्री जो है बस अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। ये देखिए उनका जो कारकेट है वो आना शुरू हो गया है, यानी कि मुख्यमंत्री जो हैं अब राजभवन पहुंचने वाले हैं। ये देखिए ऋतु, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, मुख्यमंत्री की कारकेट आ गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं अब दाखिल होंगे राजभवन के अंदर और अंदर में जो है ये लगभग जी बिल्कुल अनमोल, ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं राजभवन। अब कुछ ही देर बाद राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। तस्वीरें देखिए, सीएम का काफिला आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा राजभवन पहुंचते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और कुछ ही देर बाद राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करेंगे। बता दें, चर्चाएं जो संभव है, मंत्रिमंडल में खाली पदों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही देखिए मानसून सत्र को लेकर भी, अधिसूचना को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। फिलहाल छत्तीसगढ़ में मंत्री के 2 पद खाली हैं। बृजमोहन अग्रवाल चूंकि सांसद बन चुके हैं। अनमोल हमारे साथ लगातार बने हुए। अनमोल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सीएम पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद मुलाकात के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि चर्चाएं क्या हुई हैं, लेकिन कौन से नाम हैं जो 2 मंत्री पद की रेस में शामिल हैं, आगे चल रहे हैं। अनमोल बिल्कुल ऋतु, देखिए जानकारी यही है कि सीएम जो है, अभी आपको तस्वीरें भी दिखाया हमने कि दाखिल हो गए हैं राजभवन के अंदर और आधे घंटे के बाद जो है अब सीएम राजभवन से बाहर निकलेंगे। और आप मंत्री पद की बात कर रही हैं तो देखिए इसमें 4-5 जो नाम है वो प्रमुख तौर पर चर्चाओं में है, बना हुआ है, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल के ही साथी रहे हैं पिछले सरकार में जब बीजेपी की थी रमन सिंह के, तो अजय चंद्राकर थे, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। इसके अलावा जो राजेश मूणत हैं वो भी, उनका भी नाम आ रहा है, रायपुर पश्चिम से विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, काफ़ी उनके पास अनुभव रखते हैं, तो इस लिहाज से उनका भी नाम है। इसके अलावा जो नए विधायक बनकर आए हैं, पुरंदर मिश्रा है रायपुर उत्तर से विधायक, इसके अलावा आरंग से विधायक हैं गुरु खुशवंत साहब। तो ये 4-5 ऐसे प्रमुख तौर पर नाम हैं जिनकी ऊपर जो है अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में बने हुए हैं और ये जो है अभी इस वक्त जो है बहुत बड़े उभर के निकल रहे हैं नेता बीजेपी में।
बिल्कुल, अब देखना होगा कि किन नामों पर मुहर लगती है और इसके साथ ही क्या कुछ चर्चाएं होती है, ये भी अपडेट पहुंचाते रहेगा। अनमोल, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, राजभवन पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री और बस कुछ ही देर बाद जब बाहर निकलेंगे तो स्पष्ट भी हो जाएगा कि सीएम ने क्या कुछ चर्चाएं राज्यपाल से की है। आगे बढ़ेंगे, रायपुर की बात करेंगे जहाँ भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा होनी है। आज थोड़ी ही देर में विधि विधान के साथ स्नान यात्रा की शुरुआत होगी। 108 कलशों के अभिमंत्रित जल से स्नान करेंगे महाप्रभु। स्नान के बाद 15 दिनों तक अस्वस्थ रहेंगे। भगवान जगन्नाथ 7 जुलाई को रथ यात्रा पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज होनी है और आपको बता दें रथ यात्रा पर 7 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम भी होगा। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। थोड़ी ही देर में विधि विधान के साथ स्नान यात्रा की शुरुआत होगी और 108 कलशों के अभिमंत्रित जल से महाप्रभु स्नान करेंगे। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात कर लेते हैं, जहां के सुमेर गैलेक्सी अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से एक छात्रा गिरी। 14 साल की छात्रा वर्षा शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा अपनी सहेली से मिलने समीर गैलेक्सी अपार्टमेंट आई थी। अब हादसा था या आत्महत्या, अब इस एंगल पर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो सुमेर गैलेक्सी अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से छात्रा गिरी। 14 साल की छात्रा वर्षा शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। ये छात्रा अपनी सहेली से मिलने समीर गैलेक्सी अपार्टमेंट आई थी। और सीधे रुख करेंगे ग्वालियर से, संवाददाता अनिल गौर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या मामला है और क्या कुछ जांच में अब तक सामने आया है? ऋतु, देखिए ये 14 वर्षीय छात्रा थी जो सुमेर गैलेक्सी अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से गिरी है और गिरने के बाद सीधे इस छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। और बताया जा रहा है ये छात्रा अपनी सहेली से मिलने के लिए सुमेर गैलेक्सी अपार्टमेंट गई थी और उसके बाद वहीं 8वीं मंजिल से ये गिर गई है। अब सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस इसमें जांच में जुटी है कि ये हत्या या आत्महत्या है। इसको लेकर पुलिस अभी जांच में जुटी है और साथ ही साथ जो मृतका छात्रा है उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये गोला का मंदिर थाना इलाके में है सुमेर गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहां पर यह छात्रा गिरी है 8वीं मंजिल से। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसकी जांच में जुटी है कि छात्रा जब गिरी है तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्या ये आत्महत्या है या फिर इसके पीछे हत्या है। तो इसको लेकर अभी जांच जारी है। ऋति, बिल्कुल, और जांच के बाद देखना होगा अनिल कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका। 29 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि आगामी 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। तो वहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं भी जुटा ली गई हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। महीनों पहले से ही इसकी जरूरी तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं ताकि भक्तों को यहाँ आने पर किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। इसके पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने कहा कि अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारी यात्रा के दौरान श्रद्धालु की जरूरतों और आवश्यकताओं में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए जी जान और कड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। इंदौर में वर्ल्ड म्यूजिक डे पर हुए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ही अंदाज में गानों को गुनगुनाया। इस प्रोग्राम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी धर्मपत्नी जूही भार्गव के साथ गानों को गुनगुनाया। हर साल विश्व संगीत दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जरूर पहुंचते हैं। विजयवर्गीय ही इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। विजयवर्गीय जब पहली बार महापौर बने थे तब उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था।
राजधानी रायपुर के लाखे नगर स्थित खेल मैदान अब कचरे के मैदान में तब्दील हो गया है। खेल मैदान में कचरे का अंबार पड़ा है। यहाँ पर खेलने वाले बच्चों को मजबूरी में कचरे के बीच खेलना पड़ रहा है। खेल मैदान में अवैध रूप से पार्किंग भी बना दी गई है और इसके अलावा खेल मैदान में ही अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन के सामान, रेती, ईंट और गिट्टी भी रखी है। इससे खेल मैदान का एरिया कब्जा किया हुआ नजर आ रहा है। खेल मैदान में खेलने वाले बच्चों ने बताया कि खेल मैदान में काफी दिनों से कचरा पड़ा है, लेकिन इसे हटाने की किसी ने सुध नहीं ली, जिसकी वजह से उन्हें कचरे के बीच में खेलना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने भी बताया कि सरकार ने इस खेल मैदान का निर्माण बच्चों के खेलने के लिए किया था, लेकिन आज इसके हालत बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। राजधानी रायपुर का लाखे नगर खेल मैदान नहीं रहा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए, हम इस वक्त जो है लाखे नगर खेल मैदान में हैं और जब हम यहां पहुंचे तो हमें देखिए ये बच्चे जो हैं यहां खेलते हुए दिखे और ये बच्चे जो हैं यहां पर जो है कचरे के बीच में जो है ये खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है अगल बगल के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर रोज़ाना खेलने आते हैं, लेकिन इस खेल मैदान की इतनी बदतर स्थिति है कि ये बच्चे जो हैं कचरे के बीच में खेल रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो आप देखिए कि किस तरीके से इस खेल मैदान में जो है यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। ये ढेर सारा यहाँ मलबा, ये मलबा किसका है, कहाँ से आया है, इसका कुछ अता पता नहीं है। यहाँ देखिए अगल बगल जो है, आपको जहाँ भी आप नज़र डालेंगे आपको कचरे का अंबार नज़र आएगा। लेकिन ये बच्चे जो हैं, मैं आपको जैसा कि बताया कि ये बच्चे जो हैं इसी कचरे में खेल रहे हैं। अब इन्हें तो मालूम नहीं कि कौन आएगा कचरा साफ करेगा, लेकिन ये बोल रहे थे अभी जब मैं इनसे मिला कि बहुत कचरा रहता है, दिक्कत होती है खेलने में। आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर। ये बताओ, ये तो पूरा ये यहाँ खेलने आते हो? यस। हाँ? तो यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है, कब से है ये बहुत दिन से। हाँ? ऐसी है ये? तो दिक्कत होती होगी ना? बताओ क्या दिक्कत होती है? कचरे हैं, बड़े लोग खेलते हैं, हम लोगों को जगह नहीं मिलती खेलने के लिए। यहाँ पास कचरा बहुत हो गया है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बच्चों के लिए खेल मैदान बनाए जाएंगे, बच्चों को सुविधा दी जाएगी, लेकिन जो पहले से ही खेल मैदान है उसकी हकीकत ये है कि वो खेल मैदान तो रहा ही नहीं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, सवाल यही है। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। रीवा में बिजली की समस्या को लेकर एक शख्स अनोखा प्रदर्शन करते दिखाई दिया। गांव में बिजली की समस्या को लेकर विश्वनाथ पटेल नाम का शख्स बेड़ियां पहनकर पेड़ पर चढ़ गया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। घटना रीवा जिले के गुड़ तहसील के तमरा गांव का है, जहां पिछले कई दिनों से बिजली की समस्या के कारण ग्रामीण परेशान हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद जब समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो विश्वनाथ पटेल ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। शरीर में बेड़ियां लपेटकर विश्वनाथ पेड़ पर चढ़ गया और समस्या का निराकरण होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। तो बिजली समस्या को लेकर देखिए एक शख्स का अनोखा प्रदर्शन। विश्वनाथ पटेल नाम का इस शख्स रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र का है, जिसने शरीर में बेड़ियां पहन रखी हैं और पेड़ पर चढ़कर समस्या दूर नहीं होने पर यह प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हिंदूवादी संगठनों का आज बालाघाट बंद है। सिवनी में 54 गौवंशों की हत्या के मामले को लेकर बंद बुलाया गया है। चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। बाजार, स्कूल, पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए हैं। काली पुतली चौक पर आम सभा भी होगी। तो हिंदूवादी संगठनों ने बालाघाट बंद बुलाया है। आज सिवनी में 54 गौवंशों की हत्या के मामले को लेकर बंद बुलाया गया है। चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इधर बाजार, स्कूल, पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए हैं। तो काली पुतली चौक पर आम सभा भी रखी गई है और गौवंशों की हत्या के मामले में इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हिंदूवादी संगठनों ने बालाघाट बंद बुलाया है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के
जोबट से बहुचर्चित फिल्म पुष्पा के स्टाइल में लकड़ी की तस्करी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। लकड़ी तस्करों का अंदाज ठीक उसी तरह से शातिराना ढंग से वाहन के अंदर रखकर लकड़ी की तस्करी करने का था जिस तरह से फिल्म में बताया गया। आपको बता दें कि अलीराजपुर जिले के जोबट में एक ही नंबर के 2 वाहनों से लकड़ी का अवैध परिवहन कर रहे थे, जहां वन परिक्षेत्र अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर लकड़ी से भरे अवैध ट्रकों को जब्त किया, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है।